यहाँ के लोगों के जिनके मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, अब जो बचा कुचा है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा ताकि यहाँ के लोग बिल्कुल ही जमीन दोज हो जाएं। टैक्स बुरा नहीं है, लेकिन टाइमिंग क्या है टैक्स की? तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला गलत है। कुछ लोग हक में हैं, कुछ नहीं हैं। ये जो डिसीजंस होते हैं ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है। गवर्नर को चाहिए था कि ऐसा फैसला न करना। अभी मौजू वक्त नहीं है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स अब जम्मू कश्मीर के लोगों पर लगाने जा रही है। स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। फैसला यह है कि अब जम्मू कश्मीर के निवासियों को भी प्रॉपर्टी टैक्स यानी अपनी संपत्ति का कर देना होगा। मतलब यह है कि शहरी इलाके में आने वाले तमाम इमारतों, चाहे वो आवासीय यानी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, प्रॉपर्टी टैक्स का यह नया नियम दोनों तरह की प्रॉपर्टियों पर लागू होगा। इस व्यवस्था से 78 नगर निकायों की इमारतें दायरे में आएंगी। खाली जमीन, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे संपत्ति टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। साथ ही 1000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने आवासीय परिसर को संपत्ति कर से छूट दी गई है। अगर पॉश इलाके में कहीं, जम्मू के गांधीनगर में या श्रीनगर के राजबाग में या दूसरी पॉश इलाके में एक कनाल में बने आवासीय यानी रेजिडेंशियल जो प्रेमिसेस होगी जिसकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा होगी, उसे 500 रुपए प्रति माह यानी हर महीने अदा करने होंगे। तो इस तरह के कई और इसमें प्रोविजंस हैं और इसका सीधा जो मतलब यह बताया जा रहा है कि जो शहरी इलाके हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आएंगे, उन इलाकों में शहरी सुविधाएं जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी और शहरी सुविधाओं को बढ़ाए जाने में इन पैसों से ये जो कर आएगा इससे काफी मदद मिलेगी। और यह भी दलील दी गई है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां के मुकाबले, जैसे इसमें एक उदाहरण तो बताया गया कि हिमाचल से लगभग आधा और गुजरात या महाराष्ट्र या दूसरे ऐसे राज्यों से लगभग 1/4 ही या 1/6 हिस्सा तक ही जो है वो लिया जा रहा है टैक्स। लेकिन एक बात यह भी है कि यह पहली बार है कि जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स का ये नियम इस वक्त वहां पर जो है वो बनाया गया है जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। तो जाहिर है इसके आने के बाद जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई दलों का ये मानना है कि ये मौजू वक्त नहीं है, टैक्स से गुरेज नहीं है, टैक्स अच्छी चीज है लेकिन ये मौजू वक्त नहीं है। कुछ दल सिरे से इसे नकारते हैं, खारिज करते हैं। कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने इस पर अपना सॉफ्ट कॉर्नर बना रखा है। तो हम दरअसल ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें अगर विकास के पक्षधर सब लोग हैं, सभी ये चाहते हैं कि विकास हो, डेवलपमेंट हो, सड़कें मोहल्लों तक भी अच्छी आए, ड्रेनेज या नालियां या जो भी इस तरह की सुविधाएं हैं वो बेहतर हो। तो अगर विकास जरूरी है और विकास चाहिए तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स से ऐतराज क्यों? आज का विषय इसी पर यह है और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों से। तो आप बने रहें अगले आधे घंटे हमारे साथ। यहाँ के लोगों के जिनके मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, अब जो बचा कुचा है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा ताकि यहाँ के लोग बिल्कुल ही जमीन दोज हो जाएं। टैक्स बुरा नहीं है, लेकिन टाइमिंग क्या है टैक्स की? तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला गलत है। कुछ लोग हक में हैं, कुछ नहीं हैं। ये जो डिसीजंस होते हैं ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है। गवर्नर को चाहिए था कि ऐसा फैसला न करना। अभी मौजू वक्त नहीं है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स अब जम्मू कश्मीर के लोगों पर लगाने जा रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं इफ्रा जान जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मंजूर भट्ट स्पोक्स पर्सन बीजेपी, कपिल सिंह प्रवक्ता कांग्रेस और साथ ही एडवोकेट अश्विनी दुबे जो लीगल एक्सपर्ट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इफ्रा आपके पास आना चाहता हूं।
मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा दल है जो सिरे से इसे खारिज कर रहा है, बल्कि सब लोग कुछ ना कुछ हीले बहाने तलाश रहे हैं कि जी अभी क्या जरूरत थी, अभी इतने वर्षों से ये है, फिर कोविड था, फिर ये था, फिर वो था। मतलब ये कि लोग इसे एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, यहां तक राजनीतिक दल भी कि टैक्सेस होते हैं, चूंकि ऐसा नहीं कि पहली बार जम्मू कश्मीर में अगर लागू हो रहा है तो और कहीं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि या इस बहाने से या उस बहाने से बस इसको ना कहना है? क्या यह विकास के साथ नहीं जुड़ा है? एनसी का पक्ष क्या है? देखिए, आपने कहा कि इसका लॉजिक क्या है, मैं 1 मिनट में आपको लॉजिक समझा देती हूं। मान के लेके चलते हैं कि मैं एक रहबरे खेल का एक मुलाजिम हूं। रहबरे खेल का मुलाजिम जो है 3,000 रुपए उसकी माहाना तनख्वाह है। 3,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेके आप उसको कहते हैं पहले इतना आपका जीएसटी है, उतना आपका हर कोई बिजली का बिल आपका 1500 आता है क्योंकि वो भी इंक्रीज हो गया है। एलपीजी अब आपका 1200 का है, महीने की 1200 हो गया, महीने का इसने 2500 दे दिया। अब आप उसके बाद कहते हैं कि अगर तुम किसी मकान में रहते हो या कहीं दुकान है तुम्हारी, अगर गोया उस पे डिमोलिशन का नोटिस अभी तक ना आया हो तो अब उस पे 2,000-2,500 रुपए तुम टैक्स भी भर दो, यानी करीबन 4,500 रुपए, 5,000 रुपए ये एलपीजी में, बिजली के बिल में, टैक्स में, म्युनिसिपल टैक्स में दे रहा है और 3,000 रुपए इसकी तनख्वाह है। ये लॉजिक है। आज आप जब इकोनॉमिक पॉलिसी लाते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी वैक्यूम में नहीं लाई जाती है, वो वहां के मुआशरे को, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के लाई जाती है। 2010 में जो बेरोजगारी 7% थी, आज वही बेरोजगारी 30% है। इस बेरोजगार की दुकान पे इसको नौकरी देने के बजाय या तो आप डिमोलिशन का इसकी दुकान का नोटिस भेजते हैं, और अगर डिमोलिशन का नोटिस नहीं भेजते तो कहते कि बेरोजगार हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 30% बेरोजगारी है, हमको फर्क नहीं पड़ता, टैक्स निकालो, एक और टैक्स निकालो। ठीक है, इफ्रा, दिस इज योर फर्स्ट राउंड। मैं फिर आपके पास आऊंगा। कपिल सिंह हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस। कपिल जी, क्या है इस पर कांग्रेस का कहना? क्या कांग्रेस के भी बाकी राज्यों में इस तरह का कोई नियम नहीं है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के बारे में इस पर क्या राय रखती है? देखिए, 2017 में नोटबंदी के बाद जिस तरह से व्यापार धराशायी हुआ, लोगों को लाइन में लगना पड़ा, उसके बाद जीएसटी लगाया गया, गब्बर सिंह टैक्स इंपोज किया गया देश की जनता के ऊपर भी और जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर भी, और बेरोजगारी आज जम्मू कश्मीर में अपनी चरम सीमा पर है। 60% से ज्यादा इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर से वाइप आउट हो चुकी है। और अगर टैक्सीज का दौर की शुरुआत की हम बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर टोल प्लाजा के द्वारा टैक्सीज इंपोज किए गए, फिर उसके बाद श्राइन बोर्ड में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के ऊपर टैक्स, बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर टैक्स, फिर उसके बाद सरकार जो दबे कुचले दुकानदार व्यापारी हैं, छोटा गरीब जिसने अपना घराना आशियाना बनाया है, छोटा कोई दुकानदार है, उसके लिए बुलडोजर लेके आती है, और बुलडोजर के बाद जो बची हुई कसर है वो सरकार अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर पूरा करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से ये पूछता हूं, क्या जम्मू कश्मीर की जनता का गला काट के उसको दफनाने का काम करेगी ये सरकार? आज क्या जम्मू कश्मीर की लेकिन इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है, चलिए मैं इस पर अभी कोई सवाल नहीं उठाता, आपने जो बोला है। मैं पहले एक और रिएक्शन ले लेता हूं। हमारे साथ बीजेपी से मंजूर भट्ट है। मंजूर भट्ट, बीजेपी के भी नेताओं ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपका जो लाइन है, आपकी जो लाइन वो यही है, वही है जो अभी इफ्रा ने कहा या जो अभी कपिल सिंह ने कहा? प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, ये आज ही नहीं जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। ये 1900 मुझे लगता है 60, 70, 80 काफी पहले भी यहां पर लागू हुआ था। लेकिन जहां तक इफ्रा जान का कहना है, मुझे लगता है ये इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स मुझे लगता है नहीं रही है, इकोनॉमिक्स इनकी काफी वीक्स है।
अगर जो इन्होंने यहाँ पर एक मिसाल यहाँ पर गिनाई हमारी, क्या अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे पूरे मुल्क की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चलती तो मुझे लगता है हम सबसे पीछे और बिछड़े देश में गिने जाते। लेकिन अर्थव्यवस्था जो यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट होते, चाहे मुल्क के होते चाहे रियासत के होते, वो उनके बिजनेस और उनके टैक्स के ऊपर वो निर्भर होता है। रहा सवाल प्रॉपर्टी टैक्स का, बीजेपी भी उस साथ में नहीं है कि अभी हालात उस हिसाब से साजगार नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स अभी जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज के मरहले होते हैं। क्योंकि आपको पता है पिछले जो काफी वक्त से जम्मू कश्मीर ने नुकसान उठाया, सबसे ज्यादा यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री ने उठाया, यहाँ के जो ट्रेड उन्होंने उठाया, लेकिन अभी मुनासिब नहीं था प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स भी अगर हम देखें, देखिए ऐसा आज जम्मू कश्मीर में कोई गरीब नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो शाम को भूखा सोता है जो टैक्स नहीं दे। वहां चलिए गरीब को छोड़ के एक जो अपर क्लास रहता है, जो बिजनेस क्लास रहता है, जो टैक्स दे सकते हैं। आप यहाँ शहर श्रीनगर में देखिए आज बहुत बहुत बड़े मॉल है, अब 4-4, 5-5 फ्लोर्स के मॉल बने। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजीज है हमारे देश भर की, या चाहे हम वर्ल्ड की बात करें, वो यहाँ पर लगी है। वो क्यों नहीं प्रॉपर्टी टैक्स दे पाएंगे? मुझे बताइए, जब एक मकान बनाने में कश्मीर में खर्च पैसा होता है, 2.5 करोड़ के करीब मकान में खर्च होता है, वो क्यों नहीं जनाब प्रॉपर्टी टैक्स भरेगा? और वो प्रॉपर्टी टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं है कि वो हम सरकार अपने जेब में भर रही है, बल्कि उसी टैक्स को इस्तेमाल करके अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर हम मेट्रो ट्रेन चाहते हैं, अच्छी सड़कें चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, तो टैक्सेस इनमें काम होती है। लेकिन हाँ, बीजेपी कह रही है कि इस अभी वो सूरत नहीं थी, अभी वो सिचुएशन नहीं थी कि हम इस प्रॉपर्टी टैक्स को अभी का मतलब कब तक? मैं भी आपके अभी मींस कब तक? एलजी साहब से अभी मतलब मुझे लगता है अभी थोड़ा सा पहले, आपको पता है कि कोविड की वजह से काफी नुकसान हुआ। 370 में आपको पता है जो हालात यहां पर कोशिश की गई थी बनाने की, उससे भी कहीं ना कहीं कश्मीरी लोग निकले हैं बड़ी मुश्किल से। फिर कोविड आया तो अभी थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे कश्मीर में तो है, वो ठीक है, गरीब तबका है, लेकिन इससे गरीब तबके को कोई नहीं है। जिस बेचारे के पास 1 कमरा है, 2 कमरा है, उसको कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स? ये उन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। इफ्रा, मैं आपके पास आता हूं। फर्स्ट राउंड, लेट मी कंप्लीट विद ऑल आवर पैनलिस्ट प्लीज। हमारे साथ अश्वनी हांडा जी जुड़ चुके हैं, डीएपी के लीडर है। अश्वनी हांडा जी, आपकी पार्टी का इस पर क्या राय इस पर है, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो नया नियम अभी आया है? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब ने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 32 साल हो गया हमें आतंकवाद से जूझते हुए। तो उस चीज में जब आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उस समय पर इस तरह का लगान जो है वो वसूली करना वो गलत है। अब मेरे भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टैटिक्स की बात कर रहे थे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश को बताना चाहता हूं कि स्टैटिक्स ये है कि पर कैपिटा इनकम जम्मू कश्मीर के अवाम की, पूरे देश के पर कैपिटा इनकम जो एवरेज इनकम है वो 1,40,000 तक की है, जो एक आदमी कमाता है सालाना। उसी के चलते जम्मू कश्मीर में एक अवाम की जो पर कैपिटा इनकम है सालाना वो 70,000 है। तो हम पहले ही आधे पे हैं। आपको उस लाइक लोगों को बनाना चाहिए था कि लोग जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स खुशी से दे, ना कि आप मजबूर करके उन पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं। देखिए, आज प्रॉपर्टी टैक्स कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपना हिस्सेदारी जो है वो संगे बुनियाद में नहीं डालना चाहता है, देश के विकास में नहीं डालना चाहता है, लेकिन वो उस काबिल तो हो कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे सके। आज जम्मू कश्मीर की हालात जो है कि आपकी बेरोजगारी जो अश्वनी हांडा जी, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी जो है कहीं कोई इस लायक नहीं है कि वो टैक्स अदा करे? % अगर होगा, आपका स्टैटिक्स तो यही कहता है, भारत सरकार का स्टैटिक्स है 2021 का, कि हर आदमी जो है उसकी सालाना इनकम जो है वो लगभग 70,000 है। तो 70,000 से महीना जो है वो पर आदमी की 6,000 बनती है। तो आप बताइए कि 6,000 में वो खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ये प्रश्न है आज जम्मू कश्मीर का कि आपने उस लायक बना दी। बिल्कुल, मैं भी फर्स्ट राउंड सबसे ले रहा था, और मैं इफ्रा, आप थोड़ा सा मैं आपको और रोकूंगा, फिर आप उनका जवाब दे पाएंगी मंजूर का। हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी दुबे भी हैं, लीगल एक्सपर्ट है। अश्विनी दुबे जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, खासतौर से 2019 के बाद से लेकर के जब 370 हटा उसके बाद से लेकर के, या जो अब वहां पर जो एक तब्दीली नजर आ रही है, उसमें ये जो स्टेप है उसे आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, ये तो बड़ा ही वंडरफुल डिसीजन है, बड़ा वहां के विकास के लिए, शहरी सुविधाएं विकसित करने के लिए और स्थानीय स्तर पर निकायों को जो फंड्स की इससे जो इतने सालों के बाद मिलेगा, उसके बाद वहां जो डेवलपमेंट के काम होंगे खास तौर से, उसमें जरूरत है। और दूसरी बात जो कहते हैं, एक लॉ पास होता है हमेशा जब कोई टैक्सेशन का स्लैब बनता है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो कोई और टैक्स हो, उसके लिए प्रॉपर जो है नियम बनता है। और ये जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स जो बना है और उसमें स्लैब एक निर्धारित है। अब देखिए, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा और तमाम लोगों को अगर सुविधाएं देनी है, लोगों को पेमेंट्स करनी है, तो टैक्स तो लेना पड़ेगा। और जो अगर टैक्स नहीं लेंगे तो उस एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? इसलिए हमें ये बात समझना पड़ेगा कि देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, उस जगह के विकास के लिए टैक्सेशन एक बड़ी जरूरत है। अगर वो नहीं होगा तो जो डेवलपमेंट के, पब्लिक डेवलपमेंट के खास तौर से काम है, वो नहीं हो पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये जो नया फॉर्मूला है, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू है उसका 5%, जो कि बाकी राज्यों से बहुत कम है, और गैर आवासीय जो संपत्ति है उसमें 6% होगा। यानी जो टैक्स एनुअल वैल्यू है, टीएवी, वो नगर पालिका के द्वारा, सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि मूल्य दर का 10वां हिस्सा, जो दिल्ली के मुकाबले अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश के मुकाबले देखें, पंजाब के म्युनिसिपैलिटी एरिया के मुकाबले देखें, राजस्थान से देखें, तो हम ये पाएंगे कि उससे बहुत कम है। और इसीलिए जरूरी है कि विकास शुल्क लगना चाहिए, लेकिन विकास शुल्क यह हो कि वहां पे पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। इफ्रा, मंजूर और अश्विनी हड्डा, आप भी कुछ अपनी बात रखना चाहते थे। फर्स्ट राउंड में आप सबने संयम के साथ अपनी बात रखी, किसी ने किसी को क्रॉस नहीं किया। सेकंड राउंड में आपको पूरा अख्तियार होगा, आप किसी से उस पे आप सवाल कर सकते हैं, किसी को क्रॉस कर सकते हैं। सिर्फ भाषा की शालीनता पर ध्यान देना। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, या वहां की सरकार ने कह लें, यूटी सरकार ने एक नया कदम उठाया। उसके तहत 1 अप्रैल से जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लागू होने जा रहा है। और इस की जो प्रोविजंस है, या जो इसे इंप्लीमेंट करने की जो कोशिश है, इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसी को इसे एतराज क्यों है। जब विकास से एतराज नहीं, तो विकास के लिए अगर टैक्स लगाया जाता है तो उसे एतराज क्यों है? इफ्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप कुछ कहना चाह रही थी जब मंजूर भट्ट जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनके जवाब में आपने इशारा किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, उनकी बात गौर से सुने, लगता है इकोनॉमिक्स के साथ साथ उनकी इंग्लिश भी बड़ी कमजोर है। पहली बात तो इकोनॉमिकली टैक्स जो है गरीब भी बढ़ता है। जब पर्सनल कमेंट से थोड़ा बचे आप सभी लोग, प्लीज। जी प्लीज, एक पेन खरीदता है, एक पेन खरीदता है, तब भी टैक्स देता है। और अंग्रेजी जब उनकी पढ़ते हैं तो माशाल्लाह लगता है जीरो आया है। अगर आज आप रूल्स देखेंगे, जो रूल्स आज आए हैं, उसमें ये नहीं लिखा है कि गरीब को टैक्स देना है, अमीर को टैक्स देना है। उसमें लिखा है कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको टैक्स देना है। यानी आपकी दुकान, चाहे आप कितने गरीब हो, अगर आपकी दुकान इतने पर स्क्वायर फीट हो तो आपको टैक्स देना है। वहां कहीं गरीब और अमीर के बीच अंतर नहीं किया गया है। मैं चाहती हूँ मंजूर भट्ट साहब जो है, किसी पढ़े लिखे दोस्त से पढ़वा ले ये रूल्स और देखें कि उन्हें समझ क्यों नहीं आया है। और मेन बात, बार बार हम कहते हैं कि इससे विकास होगा, विकास होगा। 370 भी ले लिया, विकास होगा। जमीनी हकूक भी ले लिए, विकास होगा। यहाँ के लोगों की हर कोई हक लिया, बोला विकास होगा। एक एक हक तो लिया, लेकिन विकास किसी ने नहीं देखा, नौकरियां किसी ने नहीं देखी, इंडस्ट्रीज किसी ने नहीं देखी, और डेवलपमेंट अभी तक तो बिल्कुल ही किसी ने नहीं देखी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं यहाँ पे कि 1000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने रेजिडेंशियल जो आपकी कॉम्प्लेक्स होगी या जो बिल्डिंग होगी, वो संपत्ति कर से, यानी प्रॉपर्टी टैक्स से उसकी छूट मिलेगी। अब मंजूर, आपको कुछ कहना है? नहीं, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक चश्मा काला पहना है। मैं बार बार कहता हूं इनको उतारना पड़ेगा, और जमीन की जो सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन को अब इनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। आज जो 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मुझे अगर पता होती इस डिबेट में आप है, मैं नहीं आता।
पहले आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप मोहतरमा है, मैं उसका लिहाज कर रहा हूं, थोड़ा सुनिए, बर्दाश्त रखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लिहाज सभी को एक दूसरे को करना है, इसलिए नहीं कि कोई मोहतरमा है, लिहाज सभी को करना है। और भाषा की शालीनता का खास ख्याल रखिएगा। इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्लीज जी। अब मैं आप मंजूर साहब से ये पूछना चाहूंगा, मंजूर भाई आपको बताइए, इनको पहले कहना था, भाषा की शालीनता का ख्याल रखिएगा प्लीज। सुनिए सुनिए मंजूर साहब, मेरा प्रश्न आपसे है, आप देश को बताइए, भारतीय जनता पार्टी देश को बताइए कि कितने प्रकार का टैक्स लगाएंगे आप? मुझे आपके लिए सुनिए, मैं आजाद पार्टी के लिए यहां पर नहीं बुलाया गया हूं, मुझे न्यूज 18 ने बुलाया है अपने क्वेश्चन आंसर के लिए। मैं आपके लिए नहीं यहां पर बैठा हूं, मैं आपके प्रश्न का जवाब आपका अगर इस तरह का बिहेव रहेगा लोगों के बार बार एंकर कह रहे हैं कि आप भाषा का सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए ना, थोड़ा मर्यादा रखिए डिबेट की, मैं वही रख रहा हूं। जिस तरीके से हमारी बहन यहां पर क्या नाम है इनका, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो आई है, इनका जिस तरीके से जवाब देना था, मुझे लगता है किसी स्कूल के बच्चे ने वो जवाब देके एक अपने टीचर को समझाया कि एक 4th क्लास कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजिम पे इसने कहा कि टैक्स को एक्सप्लेन किया कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। मैंने उस पे बात फिर कहूंगा, आप लोग पर्सनल कमेंट से बचिए। आप कोई कहता इकोनॉमिक्स नहीं आती, कोई कहता अंग्रेजी नहीं आती। भाई जो आपका स्टैंड है पार्टी का इस टैक्स को लेकर, वो क्या है? क्या बीजेपी के लीडर चाहते हैं कि हाँ टैक्स लागू हो रहा है, अच्छी बात है? मैं तो यही जानना चाह रहा हूं अलग अलग तमाम पार्टियों के लोगों से कि भाई आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर। इसमें किसी को कोई हिंदी आती है, किसी को फारसी आती है, नहीं आती, उससे क्या मतलब? पहले ही आपके क्वेश्चन में कहा कि बीजेपी ने साफ आज वाजिया किया है कि जो सिचुएशन अभी प्रेजेंट सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, उसमें जो ये टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया, अभी सिचुएशन ठीक नहीं थी। अभी तो मैं वही जानना चाह रहा हूं कि वो सिचुएशन कैसी होनी, वो आइडियल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए जब आपको लगेगा कि अब सिचुएशन ठीक है जी, अब लगाया जा सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, जब तक यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा अभी यहाँ पर चुनाव होना है, यहाँ पर जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं आएगी, वो ये सब फैसले करेंगे। मुझे लगता है अभी इन सब फैसलों को थोड़ा रोकना चाहिए। हमारी पार्टी का स्टैंड वही है। ठीक है, अश्विनी आंडा साहब बोलिए। हमने ऑलरेडी रखा ही है। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताए थे कि आप कितने प्रकार का टैक्स ले रहे हैं। लखनपुर से स्टार्ट हो जाता है आपका टोल टैक्स, जब आप गाड़ी निकालते हो तो आपको 1 टाइम टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स। उसके बाद आप कोई चीज खरीदते हो तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। जी, वो टैक्स बीजेपी जेब में नहीं रखती है, वो जेब में नहीं बीजेपी रखती है, वो देश की डेवलपमेंट में, देश की तरक्की में वो इस्तेमाल, वो टैक्सेस होते हैं। क्या आप बताइए मेरे को, आपको बीजेपी को घर ले रही है। जब आप एक अच्छी सड़क, आप एक अच्छी एक्सप्रेस हाईवे जब ढूंढ रहे हैं, जब उस तरीके की सुविधा ढूंढेंगे तो टैक्स लगना ही है ना। मंजूर साहब ये बताइए कि विकास का पैरामीटर क्या होता है, बताइए। आप विकास की रट लगा रखी है आपने पिछले 8-9 साल से। आप विकास का पैरामीटर बताइए कि पैरामीटर क्या है, विकास किस पैरामीटर से नापा जाता है? मैं बताऊंगा, उसकी जीएसटी और उससे नहीं नापा जाएगा। आपकी जो मैंने पहले बोला पर कैपिटा इनकम जो नागरिक की होगी उससे नापा जाता है, तो उसमें जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे निचले स्तर पर है पर कैपिटा इनकम में। और भारत की स्थिति तो आप सब जानते हैं। डिबेट का जो मौजू है वो पार्टीज का स्टैंड है। आप तो सारे उठ के और बीजेपी के ऊपर ही सर पे ही बैठ रहे हैं। नहीं, मैं अलग जाता हूं। कांग्रेस की कपिल सिंह जी काफी देर से इशारा करें, कपिल सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। अश्विनी जी 1 मिनट, कपिल सिंह जी बोलिए। देखिए, एक तरफ तो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि जीएसटी से बहुत रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, सरकार को उनकी स्कीम जो है वो बहुत बढ़िया है, नोटबंदी हुई, उसके बाद बेइंतहाशा पैसा जो है वो सरकार के पास आया और जो सरकार का कामयाब है तरीके से बड़ा सुचारू रूप से उनका काम चल रहा है। दूसरी तरफ से सरकार कंफ्यूज है और ये कहती है कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। एक तरफ सरकार बोलती है कि दूध की नदियां बह रही, और अब दूध की नदियां बह रही हैं तो अब ये कौन सा अमृत छिड़कने वाले हैं जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले जिस तरह से ये प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर, वही गलत है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये टैक्स लगाना होता है। बड़ी बड़ी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने 73rd 74th
अमेंडमेंट ला के उसको बड़ा ही कंसोलिडेट कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात आती है तो यूनियन मिनिस्ट्री से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इंपोज करवाया जा रहा है। कश्मीर की म्युनिसिपल कारपोरेशन में, जम्मू की म्युनिसिपल कारपोरेशन में, किसी म्युनिसिपल कमेटी में अभी तक तो ये बहस भी नहीं हुई और इसको इंपोज भी कर दिया गया। ये तो ब्रीच ऑफ डेमोक्रेसी है। आपने किस तरह के म्युनिसिपल कारपोरेशन बनाई हैं, किस तरह की म्युनिसिपल कमेटीज बनाई हैं जिनके पास अख्तियार ही नहीं है डिबेट करने का और जिनके पास अख्तियार ही नहीं है कि वो क्या फैसला लेंगे आने वाले समय में। मेयर साहब का इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट आया है कि वो अपने पार्षदों से राय मशवरा करेंगे और एक राय बनाएंगे और उसके बाद ही इसको लागू करेंगे। मजाक हुआ ना, ये राय पहले बनानी चाहिए थी। ये राय अश्विनी दुबे, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी एक सेकंड, मैं इसी पे ले रहा हूं इस पे कमेंट। अश्विनी दुबे जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि जब आपके मेयर जो ये कहते हैं कि इसको हम हाउस में जो है वो नकारेंगे या पास करेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन कैसे बाईपास कर सकता है इस तरह के कानून बनाने में? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जिस तरीके से 370 को हटाया गया उसी तरीके से ये जो है ये नाफिज किया जा रहा है। एडवोकेट अश्विनी दुबे हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी दुबे जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विशाल सर, देखिए, मैं तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और कानून का विद्यार्थी होने के नाते कहूंगा कि बुनियादी सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी वगैरह के लिए अगर खर्च हमें पब्लिक फंड से करना है तो टैक्स लगाना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्ते, म्युनिसिपल कमेटी में काम कर रहे लोगों को सैलरी देना है, टैक्स लगाना पड़ेगा। वहां विकास और कल्याणकारी योजनाएं अगर लानी है तो टैक्स लगाना पड़ेगा। लोगों तक स्वास्थ्य और बीमा सुविधाएं अगर म्युनिसिपैलिटी पहुंचाएगी तो टैक्स लगाना पड़ेगा। लोगों को शिक्षा व रोजगार सुविधाएं अगर चाहिए तो टैक्स लगाना पड़ेगा। ये बताइए, अगर पब्लिक ये सब करेगी तो सरकार का क्या औचित्य है? मुझे ये बताइए। टैक्स लगाना पड़ेगा। दुबे साहब, ये बताइए कि सरकार का किस लगाना पड़ेगा? सरकार सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए कि लोगों को सुविधाएं देने के लिए पड़ेगा? इसकी सच्चाई ये है, इसकी सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और टैक्स एक बड़ी कॉमन सी, आज से नहीं बहुत पहले से, हमेशा से चली आ रही एक व्यवस्था है। टैक्स से ही तमाम खर्चे मीट आउट होते हैं। तो ये गलत तरह की बहस शुरू हो रही है और इस बहस का कोई और छोर नहीं है। एक प्रॉपर, हाँ, टैक्स अगर बिना स्लैब के, बिना कानून पास किए हुए, बिना एमएचए की परमिशन के, बिना वहां पे जो म्युनिसिपैलिटीज है वो म्युनिसिपैलिटीज को कंसेंट में लिए हुए पास करते हैं। बताइए कि पिछले तमाम जीएसटी जब से लगा है कितनी बार कमेंटमेंट की उसके अंदर? तो मैं समझता हूं कि वो जी, आप कितना शोर मचाते हैं डिबेट में, थोड़ा इनको एक्सप्लेन करने दीजिए। ठीक है, ये जो कानून की बातें हैं वो बता रहे हैं, लेकिन उनका सवाल इस बात को लेकर है कि मेयर साहब ये कहते हैं कि हम पार्षदों से राय लेकर के इस पर बात करेंगे, तो ये राय पहले क्यों नहीं लेंगे? उनका ये पॉइंट है। मैं इस पर भी बात करूंगा। इफ्रा, आपके पास आता हूं। कपिल जी, आपको टेक लेना है, मंजूर जी से कोई सुनना है? एक और छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहां पर, प्लीज, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH प्राइम डिबेट इंडिया। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी जो सरकार है वहां उसने जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो नियम लाया है उससे किस तरह से शहरी क्षेत्रों में या निकायों में जो शहरी जो सुविधाएं हैं उसमें विस्तार होगा या उसमें इजाफा होगा और किस तरह से ये एक तरह का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें एक सहभागी होगा। लेकिन इस पर कई तरह के सवालात भी उठाए जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के जरिए और लगभग तमाम दलों ने इस पर सीधे तौर पर, कुछ लोगों ने सवाल उठाया है, कुछ का कहना है कि ये अभी लागू नहीं होना चाहिए, इसके लिए सही वक्त नहीं है। तो आखिर वो वक्त कौन सा सही होता, या अभी नहीं लागू करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे कई सवाल से जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्रा हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस। इफ्रा, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी रहेंगे मुख्तसरन। पहली बात, जो एडवोकेट साहब हमारे थे, मैं खुद एक एडवोकेट हूं, वो दूसरी बात है। उन्होंने बार बार कहा कि ये सुविधा, वो सुविधा, ये सुविधा, ये सुविधा, इसके लिए टैक्स चाहिए होती है। ये जो सारे काम होते हैं एक चुनी हुई सरकार यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हैं। अगर मैं अपना 10 रुपया किसी को दूंगी तो उसी सरकार को दूंगी जिस सरकार को मैंने चुना होगा।
ताकि जो डेमोक्रेसी का कोर्ट होता है, जिसको इलेक्शंस कहते हैं, अगर मुझे उनका काम अच्छा ना लगे, अगर मुझे लगे उन्होंने मेरा पैसा अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं उनको दूसरे चुनाव में हरा सकती हूं उनके खिलाफ वोट देके। ये पब्लिक का राइट होता है। अगर सरकार का राइट है टैक्स लेना, पब्लिक का राइट है वोट देना। इलेक्शन कहां है? दूर दूर तक ये कहीं पब्लिक को उनके राइट्स नहीं दे रहे हैं, पब्लिक को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ टैक्स पे टैक्स, बुलडोजर पे बुलडोजर चल रहा है। दूसरा मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा, बार बार बात हुई विकास की, ये किसी ने नहीं बोला कि विकास कहां है। जो बीजेपी के प्रवक्ता, अगर आप नेशनल टेलीविजन पे उनकी बात सुनेंगे, नेशनल टेलीविजन जी, नेशनल टेलीविजन, आप मंजूर साहब जी नहीं, मैं तो गुजरी ही नहीं हूं, हम तो टांगे पे चलते हैं। सुनिए मेरी बात, आप डाउनटाउन में जाइए जहां पर एनसी के बड़े बड़े मिनिस्टर रहे, 70 साल से आप उनकी सड़क नहीं दे पाए। आज वहां देखिए कंक्रीट स्लैब वहां पर जो रोड बनी है, आप वहां देखिए जो बाबा डैम सबसे पुराना एक जाना माना वहां पर एक लेक माना जाता था, उसकी बर्बादी की थी, लेकिन वो इन्हीं 3 सालों में बदला विकास। मैंने यही कहा, आप काला चश्मा उतारिए, आप काला चश्मा उतारिए और आप फिर सिचुएशन जो रियलिटी है उसको देखिए। विकास ढूंढने की आप बात कर रही है, विकास लोगों को पता है 3 साल में जम्मू कश्मीर में बदला क्या, वो पूरी दुनिया के सामने है। इतना विकास हुआ है कि हमने तो लंदन को पीछे छोड़ दिया, बहुत विकास हुआ है। अभी 2 मिनट पहले यही बोल रहे थे। ठीक है, 70 साल से आप लोगों ने 2 मिनट पहले जम्मू कश्मीर को क्या किया? एक सेकंड सर, ऐसे तो बात नहीं हो पाएंगी कॉन्स्टेंटली, ऐसे बात मुझे बताइए 70 साल से आप लोगों ने क्या दिया जम्मू कश्मीर को? सकते हैं हम लोग, हम तो 8 साल से बारी बारी से बात करेंगे। मंजूर जी आप अपनी बात कीजिए। जी बोलिए, क्या है मंजूर जी? मैंने सवाल आपसे ये किया था, आपने जब कहा कि अभी मौजू वक्त नहीं था, तो वही बात तो कहीं ना कहीं इफरा भी कह रही हैं, वही बात कहीं ना कहीं कपिल जी भी कह रहे हैं, वही बात कहीं ना कहीं अश्वनी हांडा भी कह रहे हैं। भाई अभी मौजू नहीं, इसका मतलब तो यही है ना, आप इसका जो आधार बता रहे हैं कि अभी मौजू नहीं है, तो क्यों मौजू नहीं है? टैक्स का मैं भी तो कह रहा हूँ, बीजेपी भी इस हक में नहीं है, हम भी कहते हैं रोल बैक होना चाहिए। अभी सूरत हाल ठीक नहीं है, आगे जब इलेक्शन हो जाएंगे, ये एक कैबिनेट पे जब मजबूत लोगों की सरकार आएगी, तब इस तरीके के डिसीजन लेंगे माना जाएगा। लेकिन अभी इन हालातों में हम भी नहीं चाहते, भाजपा भी नहीं चाहती है कि यहाँ पर फिलहाल जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लागू होना चाहिए। लेकिन अब आप बिल्डोजर देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने 70 साल से जम्मू कश्मीर के जखीरे लूटे हैं। आपने देखा सबसे ज्यादा जो एनक्रोचमेंट ड्राइव चली, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने जमीनें स्टेट लैंड को खाया है। चोर दरवाजे से सरकार अभी बिल्डोजर लगा के बैठे, क्या बताएंगे उनको? विकास तो उनको दिखता नहीं है। सरकार बना के रखी है। ठीक है, सबसे बड़ा विकास यहाँ पर जनाब ये हुआ है कि यहाँ खून खराबा बंद हुआ है, यहाँ स्टूल पेल्टिंग नहीं होती है, यहाँ हड़ताल के कॉल्स नहीं है, आज यहाँ इखवान राज नहीं है, परे नहीं है। आज सरकार ये भी सोच रही है कि अब हालात इतने सुधर गए हैं कि आर्मी को भी यहाँ से उठाना पड़ेगा, उनको बॉर्डर में लेना पड़ेगा। इससे ज्यादा पूरी दुनिया को। एक मिनट, अश्विनी हांडा जी, ये तर्क कुतर्क, ये वितर्क, ये जो भी हम इसका नाम दे दें, क्या इसका आप स्थान देखते हैं कोई, या सिर्फ इसलिए है कि हमें कहना है तो हम कह देंगे? क्या ये तनकीद बनाए तनकीद हो रहा है, या फिर तनकीद बनाए ताबीर है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज जम्मू कश्मीर और पूरे देश के अंदर अगर आदमी 1 रुपया कमा रहा है, तो वो 80 पैसे जो है वो सरकार उससे छीन रही है जबरन। वो उसके हाथ में सिर्फ 20 पैसे आ रहे हैं। सरकार इस तरह के इतने टैक्स लगाकर जिस तरीके से सरकार ने लोगों को दबाया है, कुचला है, वो सरकार जो है वो आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर में ये दावा करते थे 370 हटाने से पहले कि यहाँ पे नया कश्मीर बन जाएगा। अभी मेरे भाई ने कहा कि इन्होंने एनसी के और बाकी लीडरों के जो है वो जमीनें छीनी है। आप थोड़ा गिनाएंगे हमें प्रॉपर्टी टैक्स को छोड़ के कौन सा टैक्स जो आम गरीबों पे लागू हुआ है यहाँ पर, आप मुझे वो जीएसटी है, टोल टैक्स है, इसको आप टैक्स में नहीं गिनते हैं। टोल टैक्स में नहीं आता, रोड टैक्स में नहीं आता, जीएसटी टैक्स में नहीं आता, इनकम टैक्स में नहीं आता, टैक्स में नहीं आता, टैक्स देना पड़ेगा ना आपको। सुनिए मंजूर साहब, सुनिए, ऐसे नहीं है कि आप जबरन छीनेंगे। देखिए इनका गरूर देखिए कि कह रहे हैं कि टैक्स देना पड़ेगा। तो आप अगर लोगों पे आप टैक्स लगता है तो अरे जनाब, आप डेवलपमेंट, आज आप उस पुराने कांग्रेस वाले हिंदुस्तान भारत में नहीं रह रहे जनाब।
ये मोदी वाला इंडिया है। आज हमारा मुल्क काफी आगे बढ़ा है। अब हमें समझना पड़ेगा, जहाँ सुविधा चाहेंगे ना तब वहां पर आप देना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पर जो जानकार एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा उनका जो सैलरी है, उनकी जो तनख्वाह, वो कहाँ से आनी है? सरकार कितना भी इलाके में सफाई कर्मचारी आएगा, साफ सफाई करेगा, तब जाके मैं ही बाहर निकलूंगा ना। तो मेरी भी कहीं ना कहीं दायित्व है अपने देश के लेकर कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, स्वच्छता में हमें हाथ बढ़ाना है। इफ्रा में मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा बोलने का। जरा अभी अश्विनी हांडा जी को सुन रहा हूं। जी अश्विनी हांडा जी अपनी बात पूरी करें, फिर कपिल जी आपके पास आता हूं मैं। अश्विनी हांडा जी, ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि बाद में लगना चाहिए, अगर लागू हो जाता है, मेरा प्रश्न ये है कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम को आश्वस्त करें कि जम्मू कश्मीर में अगर ये टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करेगी? मेरा ये प्रश्न है। आप दोगली नीति लोगों को मत बताइए, आप डिसीजन लीजिए कि आप लोगों के साथ है कि सरकार के साथ है। बनी नहीं ना अभी, सरकार बनी। मंजूर जी, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो तो सरकार है नहीं कोई। हम तो एलजी साहब को साफ लफ्जों में भाजपा का स्टैंड है, हम भी कह रहे हैं अभी हालात टैक्स लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है टैक्स लेना पड़ेगा, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है, इसको आगे लेना पड़ेगा। ठीक है कपिल जी, कपिल सिंह जी। ये 6% इस देश के लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, और टैक्स की यहां तक बात है, इस देश का हर बच्चा टैक्स देता है, हर नौजवान टैक्स देता है, हर बुजुर्ग टैक्स देता है, हर माँ हर बहन टैक्स देती है। जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं होता, वो आने से पहले टैक्स चुका के आ रहा है, और आने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स, शार्पनर पेंसिल के ऊपर टैक्स लगा दिया, बड़ा ही शर्मनाक है। कितने टैक्स लगाओगे आप? हर रोज हर वक्त जब कोई घर से सामान लेने के लिए निकलता है, जब घर से कोई बाहर कदम बढ़ा रहा है, तो वो टैक्स देके बढ़ा रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि देश की जनता टैक्स नहीं दे रही। अगर बच्चे के दूध के ऊपर टैक्स है, पेंसिल शार्पनर के ऊपर टैक्स है, तो आप सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज है इस देश के अंदर जिसके ऊपर इस सरकार ने टैक्स नाफिज नहीं किया। और हद इस तरह की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। ठीक है, इनकी मजबूरी भी है, एक तरफ सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्स को अपोज कर रहे हैं। मुझे सुनिए मेरी बात। अब सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज आप सुन लीजिए। नहीं, ये बात ये वेलफेयर स्कीम्स होती है, उनमें इस्तेमाल होता है। आपको पता है यहाँ पर गोल्डन कार्ड मिलता है एक गरीब को 5 लाख के करीब, जो उसके मैं बताता हूं ना कौन सा गोल्डन कार्ड कैसे मिलता है, सुन तो लीजिए। लाभ उठाया। आप कह रहे हैं आपको यहाँ बच्चों के दूध पे उसके टैक्स दिखा रहे हैं, आप पेंसिल पे टैक्स गिना रहे हैं। आप जो सुविधा मिल रही है, जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर हर गरीब को मिल रहा है, वो वेलफेयर स्कीम्स तो आज जा रही है ना, तो ये टैक्स कहां जाएगा? आप मुझे बताइए, क्या सरकार कहां से ये इसकी भरपाई करेगी और मुल्क को कैसे आगे लेगी? देखिए, मुझे मेरा जीएसटी के बड़े बड़े दावे और वादे कौन करता है कि सरकार के ऊपर पास बम्पर इलेक्शन टैक्स कलेक्शन हुई है? ये कौन दावे करता है? और आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बह रही हैं। आप बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़ा अमन और अमान हो गया है। टारगेट किलिंग्स आपको दिखाई नहीं दे रही। जो कश्मीरी पंडित परिवार 1990 में कश्मीर से पलायन नहीं किया, आज वो वहां से पलायन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित जो अपनी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, उनकी जान बख्शने की मांग कर रहे हैं। कपिल जी देखिए, आज जिस विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कपिल जी, मुझे लगता है कि बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो खुद भी कह रहे हैं कि उन्हें लगता है या उनकी पार्टी को लगता है कि ये अभी फिलहाल ये मौजूद समय नहीं है, वो इस बात को मान रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम इससे आगे बढ़कर सोचे ना। भाजपा के प्रवक्ता को भी टोकना चाहिए था ना, जब वो इस तरह की कसीदे गढ़ रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा की सरकार की। मैं तो इस टॉपिक पे आना नहीं चाहता था, मैं तो आज भी अभी भी स्टक हूं टैक्स के ऊपर। मेरा वही कह रहा है कि अगर बीजेपी का भी ये स्टैंड है जो अभी वो कह रहे हैं, तो यहां से आगे फिर क्या हो? जो सवाल अश्विनी हांडा जी ने उठाया
कि यहां से आगे फिर क्या करेंगे? फिर आपका स्टैंड क्या होगा, कांग्रेस का, डीएपी का स्टैंड क्या होगा, एनसी का स्टैंड यहां से आगे क्या होगा, बीजेपी का स्टैंड क्या होना चाहिए? जब आप लोग सब ये फील कर रहे हैं कि ये अभी मतलब टैक्स से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन सब समय की बात कर रहे हैं, नहीं लगना चाहिए, मैंने लेकिन तो सब की बात ही नहीं की। ठीक है, मेरा तो क्लियर स्टैंड है कि नहीं लगना नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस आप ये कह रहे हैं कि लगना ही नहीं चाहिए। इफरा, मैं आपके पास आ रहा हूं, कुछ कहना चाह रहा नहीं हूं। लगना चाहिए, ऐसे हालात ही नहीं जम्मू कश्मीर की जनता के पहली बात यहाँ पे और टैक्स लगाया जाए। जी जी इफरा, देखिए, पहली बात तो बार बार जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कहते हैं सब ठीक भी है, अच्छा भी नहीं है भी नहीं भी है। मुझे एक बात बताइए, अगर इतना विकास है, अगर बाबड़न में इतने रोड बने हैं, तो इनकी गवर्नमेंट जो है इलेक्शन से भागती क्यों है? वो इलेक्शन से थरथराती क्यों है? अगर इतना विकास हुआ है, बीजेपी तो बहुत खुशी खुशी इलेक्शन करानी चाहिए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की जनता उनको वोट करेगी। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है तो इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं? यहाँ पर जो 70 साल पुराने इलेक्शन नहीं होते थे, इलेक्शन से वो क्यों डर इलेक्शन रहे हैं कराए आप? इफ्रा जी। इलेक्शन यहाँ पर से क्यों ब्लॉक डर रहे हैं डेवलपमेंट आप? काउंसिल के आज तक इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन से क्यों यहाँ डर रहे हैं पर आप? डिस्ट्रिक्ट असेंबली के इलेक्शन डेवलपमेंट से? काउंसिल के इलेक्शन नहीं हुए असेंबली के हैं, इलेक्शन वो भी से क्यों बीजेपी डर ने रहे हैं कराए। आप? आप तो वही असेंबली पार्टी है स्टेट जिन्होंने इलेक्शन उस से इलेक्शन क्यों को डर रहे हैं बाइकआउट आप? किया। स्टेट हम क्यों इलेक्शन डरे? से क्यों डरते डर तो रहे हैं आप आप? लोग हैं इलेक्शन से। स्टेट इलेक्शन हमने तो से यहाँ क्यों डर अर्बन रहे हैं लोकल आप? बॉडी आज जो असेंबली मेयर इलेक्शन चुने से गए क्यों वो तो डरते हैं भाजपा आप? के ही दौर में वो इलेक्शन असेंबली हुए। इलेक्शन से अरे क्यों डरते boycott हैं तो आप? आपने किया ना उस असेंबली के इलेक्शन से क्यों थरथराते हैं आप? डरते तो आप इलेक्शन से। असेंबली के हम इलेक्शन से क्यों डरते हैं यकीन आप? रखने वाली पार्टी है, असेंबली के इलेक्शन से इलेक्शन क्यों के डरते लिए हैं आप? हमेशा रेडी कहाँ रहते लाके हैं। और असेंबली इलेक्शन इलेक्शन से बहुत इलेक्शन डरते किसी हैं। भी राज्य में कराने का निर्णय जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और का होता जम्मू है। कश्मीर जब के उनको जो लगेंगे जम्मू प्राइम कश्मीर में मिनिस्टर हालात हैं, ठीक है आप बताइए, वो तब सारे इलेक्शन बाहरी कराएंगे। राज्यों से उसमें बेहतर बीजेपी का कौन सा चाहे वो कंट्रोल है? वुमेन एम्पावरमेंट हो, इलेक्शन से क्यों चाहे डरते हैं वो आप? बिलो पॉवर्टी लाइन जनता हो यहाँ की जम्मू हम कश्मीर। नहीं डरते हैं, डरते आप लोग हैं जो भागते हैं, जो सात पार्टियां फिर मिलाते हैं, सात पार्टियां मिलकर भी बीजेपी को पीछे जेडीसी में कराएंगे। क्या पीएचडी को क्यों बनाना पड़ा आपको? क्या हम डरे? हम एक सिंगल पार्टी थी जो यहाँ पर लड़ रही थी, वो सारे बिगड़ने शुरू हो गए। भाग रहे हो? गुप्तार गैंग कहते हैं हम। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं आप? मैं सिर्फ अब एक फाइनल कमेंट के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूं मेरा, और मैं आपको एकदम रेस्ट्रिक्टेड टाइम दूंगा, 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स में आपको अपनी बात फाइनल करनी है कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहा है। डीएपी आगे क्या करेगी? कुछ ट्वीट्स, कुछ डिबेट्स में शामिल होना या स्ट्रैटेजी कुछ और है? देखिए, हमने पुरजोर जो प्रदर्शन किए थे वो सिर्फ और सिर्फ जब बुलडोजर चल रहा था उस समय लोगों के हितों के लिए जो है डीएपी के कार्यकर्ता सड़कों पे थे। आपने देखा होगा कोई भी किसी भी पार्टी का और कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रहा था डीएपी के सिवाय। और हम आज आपको आश्वस्त करते हैं कि इस तरह का जो सरकार का ऐलान है वो हम काबिज नहीं होने देंगे। हम लोगों को इस तरह का जो है वो फरमान जारी नहीं होने देंगे, वसूली नहीं करने देंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में जब सरकार इस लायक बन जाती है, अगर लोगों को इस लायक बना देते हैं कि लोग टैक्स खुद ब खुद दें, तो लोग दें, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, इफरा फाइनल 20 सेकंड्स, कब वो समय आएगा कि लोग टैक्स खुद ब खुद देंगे और शहरी निकायों में सुविधाएं कैसे बढ़ पाएंगी? आखिर 20 सेकंड्स। पहली बात, आज बेरोजगारी 30% है। जिस दिन बेरोजगारी कम से कम 5 से 6% होगी, कम हो जाएगी, जिस दिन यहाँ की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, जब भाजपा का ये बूथ और अनइलेक्टेड गवर्नमेंट यहां से निकल जाएगी और इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट होगी, उस वक्त आप टैक्स की कपिल सिंह जी 20 सेकंड्स। जमीन दोज हैं। भाजपा की सरकार जिस तरह से बड़े बड़े दावे करती है कि अमृतकाल चल रहा है, अगर अमृतकाल चल रहा है तो फिर जनता के ऊपर एक एक करके टैक्स क्यों इम्पोज किए जा रहे हैं? क्यों जनता का खून चूसने का हर आए दिन नया प्लान बनाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? यह मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि सरकार ये ऐसी सरकार है कि जो सिर्फ टैक्स कलेक्शन में यकीन करती है, जनता को रिलीफ देने में यकीन नहीं करती। इतनी बेरहम, इतनी तानाशाह सरकार 20 सेकंड्स पिछले 75 सालों में कभी नहीं देखी गई। और मैंने आपको बताया है और हमने राज्यपाल जी को, हम मुझे लगता है आपके ही चैनल के माध्यम से भी और हमारे कार्यालय से उनको पत्र भी जाएगा कि अभी जो हालात है वो ये
हमें इजाजत नहीं देते हैं कि हम अभी इन सिचुएशन में प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करें, बल्कि इसको फिलहाल रोल बैक करें जब तक हालात वहां पहुंचते हैं, जब लगेगा कि प्रॉपर्टी टैक्स तो बहुत जरूरी है, लेकिन अभी समय नहीं है। जब समय होगा तो मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपना समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दे इजाजत और आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। आदाब। 67+ Grove. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH प्राइम डिबेट इंडिया। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी जो सरकार है वहां उसने जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो नियम लाया है उससे किस तरह से शहरी क्षेत्रों में या निकायों में जो शहरी जो सुविधाएं हैं उसमें विस्तार होगा या उसमें इजाफा होगा, और किस तरह से ये एक तरह का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें एक सहभागी होगा। लेकिन इस पर कई तरह के सवालात भी उठाए जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के जरिए, और लगभग तमाम दलों ने इस पर सीधे तौर पर, कुछ लोगों ने सवाल उठाया है, कुछ का कहना है कि ये अभी लागू नहीं होना चाहिए, इसके लिए सही वक्त नहीं है। तो आखिर वो वक्त कौन सा सही होता, या अभी नहीं लागू करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे कई सवाल से जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्रा हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस। इफ्रा, आप कुछ कहना चाह रही थी जी? रहेंगे मुख्तसरन। पहली बात, जो एडवोकेट साहब हमारे थे, मैं खुद एक एडवोकेट हूं, वो दूसरी बात है, उन्होंने बार बार कहा कि ये सुविधा, वो सुविधा, ये सुविधा, ये सुविधा, इसके लिए टैक्स चाहिए होती है। ये जो सारे काम होते हैं एक चुनी हुई सरकार यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हैं। अगर मैं अपना 10 रुपया किसी को दूंगी तो उसी सरकार को दूंगी जिस सरकार को मैंने चुना होगा, ताकि जो डेमोक्रेसी का कोर्ट होता है जिसको इलेक्शंस कहते हैं, अगर मुझे उनका काम अच्छा ना लगे, अगर मुझे लगे उन्होंने मेरा पैसा अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं उनको दूसरे चुनाव में हरा सकती हूं उनके खिलाफ वोट देके। ये पब्लिक का राइट होता है। अगर सरकार का राइट है टैक्स लेना, पब्लिक का राइट है वोट देना। इलेक्शन कहां है? दूर दूर तक ये कहीं पब्लिक को उनके राइट्स नहीं दे रहे हैं, पब्लिक को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ टैक्स पे टैक्स, बुलडोजर पे बुलडोजर चल रहा है। दूसरा मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा, बार बार बात हुई विकास की, ये किसी ने नहीं बोला कि विकास कहां है। जो बीजेपी के प्रवक्ता, अगर आप नेशनल टेलीविजन पे उनकी बात सुनेंगे, नेशनल टेलीविजन जी, नेशनल टेलीविजन, आप मंजूर साहब जी, नहीं मैं तो गुजरी ही नहीं हूं, हम तो टांगे पे चलते हैं। सुनिए मेरी बात, आप डाउनटाउन में जाइए जहां पर एनसी के बड़े बड़े मिनिस्टर रहे, 70 साल से आप उनकी सड़क नहीं दे पाए। आज वहां देखिए कंक्रीट स्लैब, वहां पर जो रोड बनी है, आप वहां देखिए जो बाबा डैम सबसे पुराना एक जाना माना वहां पर एक लेक माना जाता था, उसकी बर्बादी की थी, लेकिन वो इन्हीं 3 सालों में बदला। विकास, मैंने वही कहा, आप काला चश्मा उतारिए, आप काला चश्मा उतारिए और आप फिर सिचुएशन जो रियलिटी है उसको देखिए। विकास ढूंढने की आप बात कर रही है, विकास लोगों को पता है 3 साल में जम्मू कश्मीर में बदला क्या, वो पूरी दुनिया के सामने है। इतना विकास हुआ है कि हमने तो लंदन को पीछे छोड़ दिया, बहुत विकास हुआ है। अभी 2 मिनट पहले यही बोल रहे थे, ठीक है, 70 साल से आप लोगों ने क्या जम्मू कश्मीर को क्या किया? एक सेकंड सर, ऐसे तो बात नहीं हो पाएंगी कॉन्स्टेंटली, ऐसे बात मुझे बताइए 70 साल से आप लोगों ने क्या दिया जम्मू कश्मीर को? सकते हैं हम लोग, हम तो 8 साल से, सुनिए मेरी बात, 3 साल में सरकार चला पाए, बारी बारी से बात करेंगे। मंजूर जी आप अपनी बात कीजिए जी, बोलिए क्या है मंजूर जी? मैंने सवाल आपसे ये किया था, आपने जब कहा कि अभी मौजू वक्त नहीं था, तो वही बात तो कहीं ना कहीं इफ्रा भी कह रही हैं, वही बात कहीं ना कहीं कपिल जी भी कह रहे हैं, वही बात कहीं ना कहीं अश्वनी हांडा भी कह रहे हैं। भाई अभी मौजू नहीं, इसका मतलब तो यही है ना, आप इसका जो आधार बता रहे हैं कि अभी मौजू नहीं है, तो क्यों मौजू नहीं है? टैक्स का मैं भी तो कह रहा हूँ, बीजेपी भी इस हक में नहीं है, हम भी कहते हैं रोल बैक होना चाहिए। अभी सूरत हाल ठीक नहीं है, आगे जब इलेक्शन हो जाएंगे, ये कैबिनेट पे जब मजबूत लोगों की सरकार आएगी, तब इस तरीके के अगर डिसीजन लेंगे माना जाएगा। लेकिन अभी इन हालातों में हम भी नहीं चाहते, भाजपा भी नहीं चाहती है कि यहाँ पर फिलहाल जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लागू होना चाहिए। लेकिन अब बुलडोजर देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने 70 साल से जम्मू कश्मीर के जखीरे लूटे हैं। आपने देखा सबसे ज्यादा जो एनक्रोचमेंट ड्राइव चली उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने जमीनें स्टेट लैंड को खाया है।
चोर दरवाजे से सरकार में अबे बैठे हुए बिल्डोजर हैं, बिल्डोजर चोरी बिल्डोजर दरवाजे से लगा के सरकार बैठे में क्या बैठे क्या हैं। बताएंगे बाहर हम निकलो, इनको? विकास तो चोर इनको दिखता दरवाजे नहीं से है। सरकार बना के रखी ठीक है। ठीक है। सबसे चोर बड़ा दरवाजे विकास की यहाँ पे सरकार जनाब को ये बंद हुआ है कि करेगा। यहाँ खून खराबा बंद हुआ है, यहाँ स्टून पेल्टिंग नहीं होती है, यहाँ हड़ताल के कॉल्स नहीं है, आज यहाँ इखवान राज नहीं है, टुकपरे नहीं है। आज अब सरकार ये भी सोच रही है कि अब हालात इतने सुधर गए हैं कि आर्मी को भी यहाँ से उठाना पड़ेगा, उनको बॉर्डर में लेना पड़ेगा। इससे ज्यादा पूरी दुनिया को एक मिनट अश्विनी हांडा जी, अश्विनी हांडा जी, ये तर्क कुतर्क ये वितर्क ये जो भी हम इसका नाम दे दें, क्या इसका आप स्थान देखते हैं कोई, या सिर्फ इसलिए है कि हमें कहना है तो हम कह देंगे? क्या ये तनकीद बराए तनकीद हो रहा है या फिर तनकीद बराए ताबीर है? देखिए मेरा ये मानना है कि आज जम्मू कश्मीर और पूरे देश के अंदर अगर आदमी 1 रुपया कमा रहा है तो वो 80 पैसे जो है वो सरकार उससे छीन रही है जबरन। वो उसके हाथ में सिर्फ 20 पैसे आ रहे हैं। सरकार इस तरह के इतने टैक्स लगाकर जिस तरीके से सरकार ने लोगों को दबाया है, कुचला है, वो सरकार जो है वो आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर में ये दावा करते थे 370 हटाने से पहले कि यहाँ पे नया कश्मीर बन जाएगा। अभी मेरे भाई ने कहा कि इन्होंने एनसी के और बाकी लीडरों के जो है वो जमीनें छीनी है। आप थोड़ा गिनाएंगे हमें प्रॉपर्टी टैक्स को छोड़ के कौन सा टैक्स जो आम गरीबों पे लागू हुआ है यहाँ पर, आप मुझे वो जीएसटी है, टोल टैक्स है, इसको आप टैक्स में नहीं गिनते हैं। टोल टैक्स में नहीं आता, रोड टैक्स टैक्स में नहीं आता, जीएसटी टैक्स में नहीं आता, इनकम टैक्स में नहीं आता, चाहिए होंगे टैक्स में नहीं आता। टैक्स देना पड़ेगा ना आपको। सुनिए मंजूर साहब, सुनिए, ऐसे नहीं है कि आप जबरन छीनेंगे। देखिए इनका गरूर देखिए, इनका गरूर देखिए कि कह रहे हैं कि ये टैक्स देना पड़ेगा। तो आप अगर लोगों पे आप टैक्स लगता है तो फिर अरे जनाब आप डेवलपमेंट, आज आप उस पुराने कांग्रेस वाले हिंदुस्तान भारत में नहीं रह रहे जनाब, ये मोदी वाला इंडिया है। आज हमारा मुल्क काफी आगे बढ़ा है। अब हमें समझना पड़ेगा, सुविधा चाहेंगे ना तब वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पर जो जानकार एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा जब आप आंकड़े गिनाते हैं ना तो आंकड़े यही कहते हैं कि आज भी इनकम उनका जो सैलरी है, उनकी जो तनख्वाह वो कहाँ से आनी है? सरकार कितना भी इलाके में सफाई कर्मचारी आएगा, साफ सफाई करेगा, तब जाके मैं ही बाहर निकलूंगा ना। तो मेरी भी कहीं ना कहीं दायित्व है अपने देश के लेकर कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, स्वच्छता में हमें हाथ बढ़ाना है। इकरा में मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा बोलने का। जरा अभी अश्विनी हांडा जी को सुन रहा हूं। जी अश्विनी हांडा जी अपनी बात पूरी करें, फिर कपिल जी आपके पास आता हूं मैं। मेरा ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि बाद में लगना चाहिए, अगर लागू हो जाता है, मेरा प्रश्न ये है कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम को आश्वस्त करें कि जम्मू कश्मीर में अगर ये टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करेगी? मेरा ये प्रश्न है। आप दोगली नीति लोगों को मत बताइए। आप डिसीजन लीजिए कि सरकार का विरोध आप लोगों के साथ है कि सरकार के साथ तो बनी नहीं ना अभी। सरकार मंजूर जी अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो दे दें। सरकार है नहीं कोई। एलजी साहब को साफ लफ्जों में भाजपा का स्टैंड है, हम भी कह रहे अभी हालात टैक्स लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है, इसको आगे लेना पड़ेगा। ठीक है कपिल जी, कपिल सिंह जी। ये 6% इस देश के लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, और टैक्स की यहां तक बात है, इस देश का हर बच्चा टैक्स देता है, हर जवान टैक्स देता है, हर बुजुर्ग टैक्स देता है, हर मां हर बहन टैक्स देती है। जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं होता वो आने से पहले टैक्स चुका के आ रहा है, और आने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स, शार्पनर पेंसिल के ऊपर टैक्स लगा दिया, बड़ा ही शर्मनाक है। कितने टैक्स लगाओगे आप? हर रोज हर वक्त जब कोई घर से सामान लेने के लिए निकलता है, जब घर से कोई बाहर कदम बढ़ा रहा है, तो वो टैक्स देके बढ़ा रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि देश की जनता टैक्स नहीं दे रही। अगर बच्चे के दूध के ऊपर टैक्स है, पेंसिल शार्पनर के ऊपर टैक्स है, तो आप सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज है इस देश के अंदर जिसके ऊपर इस सरकार ने टैक्स नाफिज नहीं किया। और हद इस तरह की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, ठीक है इनकी मजबूरी भी है,
एक तरफ सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्स को अपोज कर रहे हैं। मुझे सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज आप सुन लीजिए। नहीं, ये बात ये वेलफेयर स्कीम होती है उनमें इस्तेमाल होता है। आपको पता है यहाँ पर गोल्डन कार्ड मिलता है एक गरीब को 5 लाख के करीब, जो उसके मैं बताता हूँ ना कौन सा गोल्डन कार्ड कैसे मिलता है, सुन तो लीजिए। लाभ उठाया। आप कह रहे हैं आपको यहाँ बच्चों के दूध पे उसके टैक्स दिखा रहे हैं, आप पेंसिल पे टैक्स गिना रहे हैं। आप जो सुविधा मिल रही है, जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर हर गरीब को मिल रहा है, वो वेलफेयर स्कीम्स तो आज जारी है ना, तो ये टैक्स कहां जाएगा? आप मुझे बताइए, क्या सरकार कहां से ये इसकी भरपाई करेगी और मुल्क को कैसे आगे लेगी? देखिए, मुझे मेरा जीएसटी के बड़े बड़े दावे और वादे कौन करता है कि सरकार के ऊपर पास बम्पर इलेक्शन टैक्स कलेक्शन हुई है? ये कौन दावे करता है? और आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बह रही हैं। आप बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़ा अमन व अमान हो गया है, टारगेट किलिंग्स आपको दिखाई नहीं दे रही। जो कश्मीरी पंडित परिवार 1990 में कश्मीर से पलायन नहीं किया, आज वो वहां से पलायन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित जो अपनी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, उनकी जान बख्शने की मांग कर रहे हैं। कपिल जी देखिए, आज जिस विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कपिल जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो खुद भी कह रहे हैं कि उन्हें लगता है या उनकी पार्टी को लगता है कि ये अभी फिलहाल ये मौजूद समय नहीं है, वो इस बात को मान रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम इससे आगे बढ़कर सोचे ना। भाजपा के प्रवक्ता को भी टोकना चाहिए था ना, जब वो इस तरह की कसीदे गढ़ रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा की सरकार की। मैं तो इस टॉपिक पे आना नहीं चाहता था, मैं तो आज भी अभी भी स्टक हूं टैक्स के ऊपर। मेरा वही कह रहा है कि अगर बीजेपी का भी ये स्टैंड है जो अभी वो कह रहे हैं, तो यहां से आगे फिर क्या हो? जो सवाल अश्विनी हांडा जी ने उठाया कि यहां से आगे फिर क्या करेंगे, फिर आपका स्टैंड क्या होगा, कांग्रेस का, डीएपी का स्टैंड क्या होगा, एनसी का स्टैंड यहां से आगे क्या होगा, बीजेपी का स्टैंड क्या होना चाहिए? जब आप लोग सब ये फील कर रहे हैं कि ये अभी मतलब टैक्स से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन सब समय की बात कर रहे हैं। नहीं लगना चाहिए, मैंने तो सब की बात ही नहीं की। ठीक है, मेरा तो क्लियर स्टैंड है कि नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस आप ये कह रहे हैं कि लगना ही नहीं चाहिए। इफरा, मैं आपके पास आ रहा हूं, कुछ कहना चाह रहा हूं। नहीं लगना चाहिए, ऐसे हालात ही नहीं जम्मू कश्मीर की जनता के पहली बात जी इफरा, देखिए, पहली बात तो बार बार जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो कहते हैं सब ठीक भी है, अच्छा भी नहीं है भी नहीं भी है। मुझे एक बात बताइए, अगर इतना विकास है, अगर बाबरन में इतने रोड बने हैं, तो इनकी गवर्नमेंट जो है इलेक्शन से भागती क्यों है? वो इलेक्शन से थरथराती क्यों है? अगर इतना विकास हुआ है, बीजेपी तो बहुत खुशी खुशी इलेक्शन करानी चाहिए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की जनता उनको वोट करेगी। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है तो इलेक्शन से क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर जो 70 साल पुराने इलेक्शन नहीं होते थे, वो इलेक्शन इफ्रा जी। यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के आज तक इलेक्शन नहीं हुए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन नहीं हुए हैं, वो भी बीजेपी ने कराए। आप तो वही पार्टी है जिन्होंने उस इलेक्शन को बाइकआउट किया। हम क्यों डरे? डरते तो आप लोग हैं इलेक्शन से। हमने तो यहाँ अर्बन लोकल बॉडी आज जो मेयर चुने गए वो तो भाजपा के ही दौर में वो इलेक्शन हुए। अरे तो आपने किया ना उस इलेक्शन से, डरते तो आप इलेक्शन से। हम डेमोक्रेसी रखने वाली पार्टी है, हम इलेक्शन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और इलेक्शन किसी भी राज्य में कराने का निर्णय जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को होता है। जब उनको लगेंगे जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, वो तो इलेक्शन कराएंगे। उसमें बीजेपी का कौन सा कंट्रोल है? वुमेन एम्पावरमेंट हो, बिलो पॉवर्टी लाइन जनता हो यहाँ की जम्मू कश्मीर। हम नहीं डरते हैं, डरते आप लोग हैं जो भागते हैं, जो 7 पार्टियां फिर मिलाते हैं, 7 पार्टियां मिलकर भी बीजेपी को पीछे बीजेपी में कराई। क्या पीएचडी को क्यों बनाना पड़ा आपको? क्या हम डरे? हम एक सिंगल पार्टी थी जो यहाँ पर लड़ रही थी, सारे बिगड़ने शुरू हो गए। गुप्कार गैंग कहते हैं हम। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? फाइनल कमेंट के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूं मेरा, और मैं आपको एकदम रेस्ट्रिक्टेड टाइम दूंगा, 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स में आपको अपनी बात फाइनल करनी है कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहा है। डीएपी आगे क्या करेगी? कुछ ट्वीट्स, कुछ डिबेट्स में शामिल होना या स्ट्रैटेजी कुछ और है? देखिए, हमने पुरजोर जो प्रदर्शन किए थे वो सिर्फ और सिर्फ जब बुलडोजर चल रहा था उस समय लोगों के हितों के लिए जो है डीएपी के कार्यकर्ता सड़कों पे थे। आपने देखा होगा कोई भी किसी भी पार्टी का और कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रहा था डीएपी के सिवाय।
और हम आज आपको आश्वस्त करते हैं कि इस तरह का जो सरकार का ऐलान है वो हम काबिज नहीं होने देंगे। हम लोगों को इस तरह का जो है वो फरमान जारी नहीं होने देंगे, वसूली नहीं करने देंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में जब सरकार इस लायक बन जाती है, अगर लोगों को इस लायक बना देते हैं कि लोग टैक्स खुद ब खुद दें, तो लोग दें, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, इफरा, फाइनल 20 सेकेंड्स, कब वो समय आएगा कि लोग टैक्स खुद ब खुद देंगे और शहरी निकायों में सुविधाएं कैसे बढ़ पाएंगी? आखिर 20 सेकेंड्स। पहली बात, आज बेरोजगारी 30% है। जिस दिन बेरोजगारी कम से कम 5 से 6% होगी, कम हो जाएगी, जिस दिन यहाँ की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, जब भाजपा का ये बूथ और अनइलेक्टेड गवर्नमेंट यहां से निकल जाएगी और इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट होगी, उस वक्त आप टैक्स की कपिल सिंह जी 20 सेकेंड्स। जमीन दोज हैं। भाजपा की सरकार जिस तरह से बड़े बड़े दावे करती है कि अमृतकाल चल रहा है, अगर अमृतकाल चल रहा है तो फिर जनता के ऊपर एक एक करके टैक्स क्यों इम्पोज किए जा रहे हैं? क्यों जनता का खून चूसने का हर आए दिन नया प्लान बनाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि सरकार ये ऐसी सरकार है कि जो सिर्फ टैक्स कलेक्शन में यकीन करती है, जनता को रिलीफ देने में यकीन नहीं करती। इतनी बेरहम, इतनी तानाशाह सरकार 20 सेकेंड्स पिछले 75 सालों में कभी नहीं देखी गई। और मैंने आपको बताया है, और हमने राज्यपाल जी को, हम मुझे लगता है आपके ही चैनल के माध्यम से भी और हमारे कार्यालय से उनको पत्र भी जाएगा कि अभी जो हालात है वो ये हमें इजाजत नहीं देते हैं कि हम अभी इन सिचुएशन में प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करें, बल्कि इसको फिलहाल रोल बैक करें जब तक हालात वहां पहुंचते हैं, जब लगेगा कि प्रॉपर्टी टैक्स तो बहुत जरूरी है, लेकिन अभी समय नहीं है। जब समय होगा तो मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपना समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दे इजाजत, और आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। आदाब। 67 plus